उन युवाओं को, उनके प्रश्नों को आपसे सीधे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रथम नंबर पर कुश मिश्रा जी को उनके प्रश्न के लिए कि वो खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न करें। कुश मिश्रा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनल को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल सर आपसे ये है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में लास्ट 10 साल से हूं और बहुत बच्चे पढ़ा चुका हूं। अभी हाल फिलहाल में बच्चों के मन में एक चीज मैं देख रहा हूं बढ़ती जा रही है, वो ये है कि हम पढ़ तो लेते हैं 12th तक यहाँ पे, मगर आगे की पढ़ाई हम विदेश में करेंगे और आगे जाके हम विदेश में ही रहना चाहते हैं। तो इन बच्चों के मन में देश प्रेम कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ मुझे लगता है कि दिशा निर्देशन की भी कमी हो रही है। तो मैं आपसे इस चीज पे इनपुट चाहता हूं। धामी जी। कुश जी, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने करी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये किसी व्यक्ति की कमी नहीं है, ये जो हमारे समाज में हो रहा है उसी का प्रभाव है। लेकिन ये बिल्कुल सच भी नहीं है कि एकदम सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक काम हुए हैं इस दौरान। अगर आप देखेंगे तो देश में कई सारे नए IIT खुले हैं, नए IIM खुले हैं, नए मेडिकल कॉलेजों की जो संख्या है उसमें अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना हो, मेक इन इंडिया जो हमारी ब्रांड है उस ब्रांड को आज एक पहचान देनी हो, उसको प्रोत्साहित करना हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमारा प्रयास है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में भी जो हमारे उच्च संस्थान हैं उसमें और ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करें जो केवल पाठ्यक्रम तक न हो, उन विषयों को पढ़ने के बाद, उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद उनको वास्तविक रूप से काम मिले। और इसके लिए हम एक पूरा ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर बना भी रहे हैं। जैसे हरिद्वार जनपद की मैं बात करूँ, जहाँ हम लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्योग संस्थान यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ के उद्योग संस्थानों से हमने एक MOU किया हुआ है कि उनको IIT अगर पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए, ITI पढ़ा हुआ, तो किस स्टेट का चाहिए। तो जब पहले से ही जो है उनकी जरूरत हमको मालूम होगी तो हम उसी प्रकार का पाठ्य पढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से वो जो ITI जिस स्टेट से पढ़ेंगे उस स्टेट का सीधे सीधे उनके कैरियर पर एक जुड़ाव हो जाएगा, कैरियर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से आज देखिए, सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल सत्य है। लेकिन स्वरोजगार के अनेक साधन हैं। आज स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनेक युवा अपना भविष्य बना रहे हैं, स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य में आज बड़ी संख्या में होम स्टे लोग चला रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप चला रहे हैं। साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो देश में ही पढ़ाई करके अपना करियर बना रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ देश में भी बहुत संभावनाएं हैं हमारे पास। थैंक यू सर। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने प्रश्न का बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। निश्चित ही इस नवयुवा पीढ़ी के विचारों में एक नई प्रबलता का आयाम होगा। और सवालों के इसी क्रम में मैं जय गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना सवाल माननीय मुख्य अतिथि के बीच में रखें। वहीं से कर सकते हैं आप, वहीं कॉर्डलेस माइक दे दें और लोग बैठ जाएं। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएं। सभी को मेरा प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड की जय। महोदय आगे आ जा रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ बोलिए गुप्ता जी। महोदय, राज्य में जो युवा उद्यमी फाउंडर्स हैं उन्हें आए दिन बैंक से लोन संबंधित एवं स्टार्टअप स्कीम्स
प्रक्रिया की जटिलताएं जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार स्टार्टअप स्कीम्स, ग्रांट, कम ब्याज दर पर लोन सब्सिडी के साथ प्रदान करे। यदि व्यक्ति के सिबिल स्कोर से पहले उनकी कामयाबी के आधार पर, उनकी काबिलियत के आधार पर युवा फाउंडर्स एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करे एवं एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जहां हम अपनी परेशानियों का वर्णन कर सकें, तो निश्चित ही उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम अधिक मजबूत बनेगा। नहीं, आपने बड़ा अच्छा विषय लिया है और इस विषय पर अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पर जो बैंकों के साथ हमारी मीटिंग होती है हर वर्ष की, एक पूरे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ और सभी अधिकारियों के साथ, उस मीटिंग में ये बात मैंने स्वयं रखी कि बहुत सारे युवा, हम में से, आप में से बहुत सारे युवा जो काम करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं, कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं, कोई छोटा सा उद्यम अपना स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको कई बार बैंकों की जो ऋण देने की प्रथा है वो उसमें जटिलता होने के कारण से वो बहुत इधर उधर चक्कर लगाते हैं, परेशानी होती है। इसलिए हमने बैंकों से भी कहा है कि इस अनुपात को बढ़ाना है, इसमें जहाँ सरकार की जरूरत होगी, और हम आगे चलकर ये जो ऐसे कैंप लगाएंगे उन कैंपों में बैंक के प्रतिनिधि भी होंगे और जो संबंधित डिपार्टमेंट होंगे जिनके यहाँ से ये औपचारिकताएं पूरी होती है, वो सारे के सारे एक ही स्थान पर रहेंगे, जिससे कि हमारे जो युवा, चाहे वो होटल के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में, या सीएम स्वरोजगार योजना के विभिन्न, जैसे हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं हैं, स्टार्टअप की योजनाएं हैं, उनमें काम करना चाहते हैं तो उनको वहीं पर ऋण मिलेगा। कोई भी जो भी औपचारिकता करवानी होगी, सरकार के सभी विभाग वहीं पर एक ही स्थान पर औपचारिकता करवाएंगे। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने बहुत सुंदर से युवाओं के जो सवाल हैं उनका आप जवाब दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं अपूर्व कंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना सवाल वहीं से माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष रखें। जी अपूर्व जी बोलिए। सर, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को मेरा आदर प्रणाम। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं काफ़ी अपनी आवाज़ काफ़ी लोगों तक रखता हूँ, काफ़ी लोग मेरे को सुनते भी हैं। तो मेरे कुछ फॉलोवर्स का कुछ क्वेश्चन था कि जो जैसे आपने पता है जंतर मंतर पे अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो मेरे काफ़ी फॉलोवर्स ने मेरे को बोला कि आप वहाँ पे क्यों नहीं गए। तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा था और बहुत ज़्यादा विश्वास था कि कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन वो लोग ज़रूर करेंगे, जैसे कि उन्होंने किया भी है। और इस कारण से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको गवर्नमेंट पे विश्वास और ज़्यादा उठा भी है। तो मेरा प्रश्न इस चीज़ से ये है कि अगर हम कुछ गठन करें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ्लुएंस का, जैसे हम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ्लुएंसर हम बनाएं किसी को, और उसका गठन करके हम साथ में मिलके इस चीज़ को ऊपर लेके जा सकते हैं, जैसे हमारी बात पूरी दुनिया तक जा सके और जितने भी युवा हैं सबको हम मोटिवेट कर सकें। नहीं, बहुत अच्छा आपने जो समाज में बहुत बार ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जी, अगर हम कोई अच्छा काम भी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, और आपका जो सुझाव है उस सुझाव के कारण से ऐसे जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले हमारे युवा हैं, अगर वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और सब एक दिशा में चलेंगे और राष्ट्र प्रथम की भावना अपने हृदय में जगाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म खुद ही निर्मित हो जाएगा, उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो आज आपको यहां से संयोजक घोषित कर रहा हूं इसका। अरे थैंक यू। सर, जैसे हम देख रहे हैं मोदी जी भी आजकल वीडियोस डाल रहे हैं, जिससे उनको पता है कि जो यूथ है वो आजकल वीडियोस ज्यादा देखता है। तो मोदी जी ने जैसे नई चीज लगाई है, मित्रों से हटकर उन्होंने फ्रेंड्स बोला है, तो वो चीज भी काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। कल रात को भी 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो डाला है और आप सभी को बोला है फ्रेंड्स, और उसमें उन्होंने बहुत विशेष बात बोली जो मुझे लगता है कि सब युवाओं को जाननी चाहिए। वैसे तो आप लोग रात में देख ही लेते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पिछले दिनों जो घटना हुई वो ऊपर से ज्यादा हल्ला हो रहा थोड़ा ना, उधर आवाज जा रही है क्या? उधर आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए थोड़ा कान लगा के सुनने की कोशिश करिए, फिर नहीं आ रही है तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को
कल उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो घटना हुई और उस घटना के बाद हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां बहुत भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने वहां पर दी, बड़े भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, हम सब ने देखा। अब चूंकि उस समय जोश में चाहे आक्रोश में स्वाभाविक रूप से जो समाज के अंदर आज जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं उसका एक प्रदर्शन वहां पर हुआ और उसको देश और दुनिया ने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी बच्चों की है, इसलिए ये कानूनी पचड़े में पड़े, हवालात में जाएं, कुछ कचहरी में जाएं, कोर्ट में जाएं, इसलिए हम ऐसे बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको सबको सुधरने का अवसर देंगे। और प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से जो 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं और हम सब भी उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप लोग, हम लोग, सब लोग, भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ेगा और उस महान यात्रा में विकसित भारत के संकल्प में हमारा भी योगदान हो, हमारे इन सब युवाओं का योगदान हो, हमारे बच्चों का योगदान हो, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। और दूसरे पूछ लीजिए आप। हो गया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुत अच्छे से, बहुत सरलता के साथ सवाल का जवाब दिया। मैं इसी क्रम में ताक्षी शर्मा जी से कहूंगा कि वो अपना सवाल माननीय मुख्य अतिथि के बीच रखें। वहीं से बोल दीजिए साक्षी जी, आपकी आवाज आ जाएगी। आवाज, वो माइक खोल दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं स्वयं एक शिक्षिका हूं और मेरा प्रश्न, बहुत विनम्र प्रश्न आपसे सिर्फ ये है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी टीचर्स को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो इस कंडीशन में जो हमारे निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण हैं, उनके लिए सरकार क्या योजनाएं लेकर आने वाली है? क्योंकि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हमारी प्राइवेट सेक्टर्स में है और वहाँ पर बहुत कम वेतन में टीचर्स को वर्क करना पड़ रहा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है और जो जॉब कोविड से पहले 8 आवर्स की हुआ करती थी, आज वो 24 आवर्स में चेंज हो चुकी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है हमारी निजी विद्यालय के शिक्षकों के लिए। धन्यवाद सर। साक्षी जी, केवल ये जो चुनौती है इस प्रकार की, ये केवल शिक्षकों के सामने नहीं है, ये चुनौती आज हर फील्ड में आ गई है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी एकदम से आगे बढ़ी है, आज जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़े हैं, उसके कारण से मैन पावर थोड़ा सा, जो पहले के जो रोजगार था उस रोजगार में बड़ा परिवर्तन आया है। और हम सरकार की तरफ से तो इसमें प्रयास कर ही रहे हैं कि सबको, अगर सरकारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, लेकिन अन्य जो विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। और अब हमको केवल, मैं एक शिक्षकों के, साक्षी जी ने, आपने पूछा है, लेकिन आपसे संबंधित मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अब हमको फ्यूचर रेडी बनना होगा कि जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उन चुनौतियों में कैसे हम फिट बैठें, कैसे उस परिस्थिति में अपने को फिट रखें, कैसे उस चुनौती का सामना करके जो भी चैलेंज है उस चैलेंज को पार करें। लेकिन आपने कहा है तो इस दिशा में हम और प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए, नेक्स्ट कोई है? हो गया। मैं विदुषी अरोड़ा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने यथा स्थान से माननीय के समक्ष अपना प्रश्न शॉर्ट में, मैं सबसे निवेदन करूं कि प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट में, जो मूल विषय है उसी पे रहे। नमस्ते सर, मेरा नाम विदुषी है। पहले तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से करियर में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी एकेडमिक्स में, पेरेंट्स भी सिर्फ एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ स्किल्स। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हमें फ्यूचर रेडी होना है, तो हम बच्चों के लिए किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? उत्तराखंड सरकार किस डायरेक्शन में बच्चों को फ्यूचर रेडी कर सकती है?
क्या शुभ नाम बताया था? विदुषी। विदुषी जी, वैसे जो पहले वाला प्रश्न था उनका, उसी में मैंने कुछ बातें बोली थी। आज आपको भली भांति मालूम ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा टेक्नोलॉजी की, एआई की और इनोवेशन की बात करते हैं, और इस दिशा में हम भी लगातार अभी हम जो है नई यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए और इनोवेशन के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर सभी जिलों में हमारे बच्चे साइंस भी जाने, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जाने, उसको पढ़ना सीखें, उसकी ट्रेनिंग लें और इनोवेशन को अपनाएं। उसको लेकर हम देहरादून में भारतवर्ष की, अगर आप सब लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आज आप सबको जानकारी देता हूं कि देहरादून में भारत की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी बन रही है, झाझरा में, और हर जिले में हम साइंस सेंटर बना रहे हैं। और ये पॉलिसी हम इसीलिए लाए हैं कि हमारे बच्चे जो भविष्य में फ्यूचर रेडी बने और टेक्नोलॉजी के ज़माने में आगे बढ़ें, साइंस के ज़माने में आगे बढ़ें, इनोवेशन को अपनाएं और जीवन में और जो उनके सामने चुनौतियां आ रही हैं और दुनिया जिस तेज गति से आज आगे बढ़ रही है उसमें भारत भी आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हमारे उत्तराखंड के बच्चे भी अपना योगदान दें, उसमें सम्मिलित हों। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथि महोदय। और जवाबों के, सवालों के इसी क्रम में मैं पीयूष कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वहीं से उनको कॉर्डलेस माइक दे देंगे। एक अंतिम सवाल है, माननीय महोदय से निवेदन है कि हेलो, hello everyone. First of all, a very good afternoon to our Honorable Chief Minister and other dignitaries on the stage. I am Piyush Kumar Singh, co-founder of Media Bros, one of the leading AI-powered content marketing agency in Haridwar. So, उत्तराखंड के अंदर लोकल इंडस्ट्रीज और टूरिज्म और कल्चर, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे लिए। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या हम कोई ऐसी पॉलिसी या पोर्टल बना सकते हैं जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स से या डिजिटल एजेंसी से डायरेक्ट कोलैबोरेशन किया जा सके और गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके? पीयूष, इस दिशा में देखिए, जो हमारे राज्य का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, लेकिन आप जैसे युवा लोगों के कोई सुझाव हों कि किस प्रकार का चाहते हैं तो हम लोग उसको वहाँ से ही प्रमोट कर सकते हैं। और हमारा जो DIPR है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, वो इसमें काम करता है लगातार, और आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे राज्य की जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे हमारे धार्मिक स्थान हैं, हमारे अनेक जो टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ हिम आच्छादित हिम घाटियाँ हैं, 70% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब लोग मुझे कभी पूछते हैं कि आपके राज्य में कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप कितने जानते हो। तो जब हम उनका पूछते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 डेस्टिनेशन हर कोई जानता है उत्तराखंड के। उसमें से एक हमारा हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है। लेकिन अगर हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर आप चले जाओगे, उत्तरकाशी की चले जाओ, टिहरी की तरफ चले जाओ, या उधर नैनीताल से आगे आप, मुक्तेश्वर से आगे आप, कौसानी और मुनस्यारी से आगे मिलम की तरफ चले जाओ, या चंपावत से देवीधुरा की तरफ चले जाओ, तो आपको हर जगह पर एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। यानी कि उत्तराखंड में जहां जाएंगे वहां एक डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आप जैसे जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे, यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ के खान पान के बारे में बताएंगे, यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर है जिसमें हमारे अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने, पूज्य शंकराचार्य जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने इस भूमि पर जो साधना की है, ऐसे स्थानों का उल्लेख करेंगे
यहाँ के खान पान के बारे में उल्लेख करेंगे, यहाँ के देव स्थानों के बारे में उल्लेख करेंगे, तो वैसे ही जो है वो बड़ा लोगों का एक पसंदीदा मैक्सिमम व्यू लेने वाला जो है प्लेटफॉर्म अपने आप ही बन जाएगा। आप प्रयास करिए। बिल्कुल सर। एंड वन मोर थिंग कि आज का जो जेनजी यूथ है वो बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करता है या इंटरनेट यूज करता है या वेबसाइट यूज करता है, तो मैंने एक बहुत मेजर प्रॉब्लम देखी है। ये मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि मैं बुराई कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट वेबसाइट्स जब हम खोलते हैं तो उनका यूआई यूएक्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो क्या ऐसा कुछ है कि इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं कि जेनजी जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको एक अच्छा यूआई और यूएक्स मिल रहा है, क्योंकि हम और भी जगह अपना पैसा यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट द आने वाली चीजों पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है। इसमें हम लोग और जो है मॉडिफाई करेंगे, मैं बात करूंगा बिल्कुल की जरूरत है। जिस प्रकार की रील्स चाहिए, जिस प्रकार का इंस्टाग्राम में कंटेंट चाहिए या ट्विटर्स पर, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर, तो उसके अनुरूप जो है हम लोग बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर रेडी बनाने के लिए उनको भी कहेंगे कि फ्यूचर रेडी बनो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मेरा आग्रह है कि अभी कुछ जो प्रश्न हैं मैं एक साथ प्रश्न ले लेता हूं, क्योंकि आप वक्तृत्व कला में बहुत युवाओं के साथ हमेशा से अग्रणी रहे हैं, इसलिए 2-3 युवा और हैं, मैं एक साथ उनके सवाल ले लेता हूं और आप एक बार में उनका आंसर दे देंगे। 2-3 मिनट। मैं दीक्षा मिश्रा जी, गौतम ननकानी जी से आग्रह करूंगा कि वहीं से आप अपना प्रश्न वहीं से बोल लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहला आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमारे उत्तराखंड में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए हरिद्वार मेडिकल कॉलेज सहित कई नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। यह केवल बिल्डिंग्स नहीं बनाई है आपने, बल्कि उत्तराखंड युवाओं के सपने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव है। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है, मैं HNB उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में PhD का अंतिम शोध प्रबंध जमा करने जा रही हूँ। सर, मेरा सिर्फ एक ये छोटा सवाल है, क्या जो हमारी सरकार है वो हमारे जैसे PhD रिसर्चर्स के लिए उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हम जैसे फैकल्टीज के कई अधिक अवसर उपलब्ध कराने का कोई ठोस योजना बना रही है, जिससे कि हम लोग अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग अपने ही राज्य के विकास में कर सकें? नहीं, बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत अच्छा आपने पूछा और बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभी जो हमारी HNB जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें हमारी जो नई वाइस चांसलर आई हैं उनके बहुत सारे सुझाव उन्होंने हमको दिए हैं। उसके आधार पर हम लोग थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो लोग हमारे यहाँ PhD कर रहे हैं या PG कर रहे हैं उन सभी के लिए आगे के लिए अच्छा एक भविष्य के लिए उनके लिए अच्छा रोड मैप बने, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। मानसी गुप्ता जी से मैं कहूँगा कि वो अपना अतिशीघ्र अपना सवाल पूरा करें। हर हर महादेव मुख्यमंत्री जी। हर हर महादेव। हमने आपकी सारी विचार सुने AI के रिलेटेड, युवा से रिलेटेड। मेरा सवाल है आपसे, क्या आप अपनी राजनीति में AI यूज करना चाहेंगे? आपने सोचा है इस बारे में? कभी आपने ChatGPT यूज करा है? ऐसा है कि जो राजनीति में अब बदलता हुआ प्रवेश है उसमें सभी प्रकार की चीजें समाहित होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन राजनीति में जो भी युवा आगे आना चाहते हैं, आप जैसे लोग, हमारे अन्य युवा जो यहाँ बैठे हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, उनको बस एक चीज अब समझनी होगी कि अब लोग केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं, अब लोग रिजल्ट चाहते हैं, लोग परिणाम चाहते हैं। इसलिए परिणाम कैसे आएंगे, उस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, चाहे उसका माध्यम AI हो, इनोवेशन हो या टेक्नोलॉजी कोई भी हो। धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक आदित्य शिवपुरी जी और आकर्षिका शर्मा जी से 2 सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जी वहीं से अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदित्य शिवपुरी, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। जिन लोगों के पास जीवन में सब कुछ है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, हम उनको आध्यात्मिक के तरीकों के माध्यम से खुशी प्रदान करते हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब भी हम मसूरी, चक्राता या हल्द्वानी साइड घूमने जाते हैं, वहाँ पर अजान की आवाज़ बहुत आती है। ठीक है, मैं किसी धर्म के उसमें कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ अगेंस्ट में,
लेकिन मैंने जितना बात करा है, जितना जाना है, तो ऊपर कन्वर्जन भी बहुत चल रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत हैं, 5-5 किलो आटा दे दे के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आध्यात्म में सिखाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, और मैं खुद भी इसमें विश्वास रखता हूँ और मेरे को उन लोगों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हमारा जो देवभूमि है वो देवभूमि बना रहे, उस पर किसी का आक्रमण दोबारा ना हो, जो हमने इतिहास में देखा है, उसके लिए कुछ किया जाए। अभी मैं यहाँ से दबा दूंगा आपको। दो सवाल और हैं, उसके बाद माननीय आपको एक साथ जवाब देंगे। आकर्षिका शर्मा जी, आप प्लीज अपना सवाल अपना प्लीज कॉर्डलेस माइक वहां दे दें। हर हर महादेव सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप इतने कठोर नियम लेकर आ रहे हो, आपने मदरसा बोर्ड भी यहाँ पर खत्म कर दिया है और आप धर्मांतर कानून भी लेकर आए हो, सर आपको घबराहट नहीं होती है? आप सब लोग, इतने लोग हमारे साथ हैं तो घबराहट कैसे होगी बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू। एक सवाल आकर्षिका शर्मा जी से, एक अंतिम सवाल। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम आयशा आर्य है, मैं हेड हाई एनजीओ की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। यह एक 45 दिवसीय प्रोग्राम उत्पन्न कराता है जो बच्चों के कौशल विकास और उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत है। मेरा सवाल यह है कि जैसे पलायन होता है, उनको तो आंकड़ों में हम गिन लेते हैं, परंतु जो गांव में वो बिछड़ते परिवार हैं और मतलब जो बुजुर्ग बाहर रहते हैं, क्या अगर आप कोई ऐसा ठोस मॉडल या कुछ ऐसा कोई रिजर्व माइग्रेशन मॉडल ला रहे हैं कि ताकि कोई पलायन ना करे? ऐसा जी, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है? बहुत धन्यवाद। और अब सर जिसके भी सवाल हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम जो भी टीम है, राहुल जी की, विक्रम भुल्लर जी की, वो सब लिखित में सवाल ले लेंगे। और चूंकि माननीय जी को भी जाना है, इसलिए मैं अब ज्यादा विलंब न करते हुए, आप अलग से दे दीजिएगा। मैं आप लिखित में दे सर बस देना। लास्ट सवाल है सर। जी सर मैं आकर्षिका शर्मा हूँ सर, मैं वार्ड नंबर 60 से निर्दलीय पार्षद हूँ और पहले मैं एयरलाइंस में थी, विस्तारा एयरलाइंस में। सर मेरा ये सवाल है कि पिछले 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके ऑफिस में कांटेक्ट करने की, बट हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा सवाल है कि इस ई गवर्नेंस के और पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे जब युवा आपसे मिलना चाहता है या अपनी कुछ रिप्रेजेंटेशंस देना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन आप लेके आ रहे हैं कि जिससे युवा आपसे डायरेक्ट संवाद कर सके? मैं माननीय भुल्लर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज ये कार्यक्रम किया और हम आपसे मिल पाए और अपनी बात रख पाए, पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिससे कि हम लोग जो है, हम लोग को यहाँ नहीं भी आके हम लोग अपनी बात रख पाए। नहीं, मेरे ऑफिस में आप संपर्क करेंगे तो जरूर बुलाया जाएगा। अभी कल ही मैंने एक साथ कम से कम 500 लोगों से मैं मिला हूँ मॉर्निंग में। बहुत धन्यवाद। अपना लिखवा दीजिए यहाँ से, या जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ से भी कहीं से भी सूचना आएगी तो हम लोग सबको मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और अब मैं इस युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, अध्यात्मवाद, पराक्रमशीलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता के पोषक, युवा उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड की राजनीति की प्रयोगशाला के सभी मापदंड पर भारत की सरजमी पर प्रथम स्थान पर आपने अपने नेतृत्व से पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है, ऐसे आज के युवा मुख्यमंत्री जी को मैं गुरुकुल कांगड़ी जी के ऐतिहासिक सभागार में आप सब लोगों की करतल ध्वनि के बीच पर मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी।
चलिए मेरे साथ बोलिए। अब मैं जानता हूं कि बहुत विलंब हो गया है, आप लोगों को काफ़ी पहले दिन में सब 10 बजे 11 बजे लोग आ गए थे, लेकिन युवाओं का जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। चाहे घंटे कितने भी हो जाएं, जोश बना रहना चाहिए ना। अब भी ऊपर आवाज नहीं आ रही क्या? आप भी नहीं, वो ऊपर वालों से पूछ रहा हूं मैं। आ रही आवाज? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, गंगा मैया की, गंगा मैया की। आज युवा शक्ति संवाद के इस अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित आशुतोष शर्मा जी, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने इसका सुंदर आयोजन किया है, युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विक्रम भुल्लर जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री द्वय श्री मुलायम सिंह जी, दीप सिंह जी, अध्यक्ष नगर पालिका शिवालिक नगर श्री राजीव शर्मा जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर प्रतिभा मेहता लूथरा जी, गौरव कौशिक जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह जी चौहान, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री श्यामवीर सैनी जी समेत सभी आए हुए, हमारे सभी दायित्ववान सभी महानुभाव, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतगण, बड़ी संख्या में आए हुए, विभिन्न विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधि, महाविद्यालयों विद्यालयों से, मेडिकल कॉलेज से, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, हमारे सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, और कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में जो पूरा का पूरा भगवामय हो रहा है, सबके सर पर पगड़ी बंधी हुई है, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और सच कहूं तो आप जैसे युवा ऊर्जावान साथियों के बीच में जब भी मैं आता हूं, मैं स्वयं भी ऊर्जा से भर जाता हूं। आप सबसे बहुत ऊर्जा मिलती है, और आप सभी युवाओं के चेहरों पर जो मैं चमक देख रहा हूं, जो आत्मविश्वास देख रहा हूं, वो इस बात का साक्षी है कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। साथियों, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एकमात्र शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जागरण का एक जीता जागता प्रतीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दिव्य दृष्टि के साथ इस महान संस्था की नींव रखी थी, उसने देश को न केवल आधुनिक ज्ञान दिया, बल्कि अपने जड़ों से जुड़ने का स्वाभिमान दिया। अनेक संस्कारवान व्यक्तित्व इस महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय ने देने का काम किया, और इस शैक्षणिक संस्थान से यहां से शिक्षा प्राप्त करना सच में बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि यहां केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि यहां संस्कारों से सामर्थ्य और विद्या से चरित्र का निर्माण किया जाता है, और यहाँ की माटी में देशभक्ति का वो बीजारोपण किया जाता है जो जीवन भर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इसलिए
इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी केवल एक डिग्री लेकर यहां से नहीं निकलता है, बल्कि वो चरित्र संस्कार और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर यहां से निकलता है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पूरी दुनिया का डिविडेंड डेमोग्राफी का सबसे अग्रणी पंक्ति का राष्ट्र है, जहां आज 65% से अधिक आबादी हमारी 42 वर्ष से कम के लोगों की है, यानी कि युवाओं की है। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे युवा भारत का वर्तमान भी है और भारत का भविष्य भी है। और आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे हैं, जैन जी है ना। अरे भाई इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है और हर क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं साथियों कि हमें देश में ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, जो हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उसको भली भांति जानते हैं। वो आप देखिए, कल का उनका वीडियो कितना भावुक करने वाला वीडियो है, जो उन्होंने हमारे सामने एक विचार, एक संदेश युवाओं के नाम दिया है। उन्होंने सारे लोगों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हुए कहा कि ये युवा बचपन में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको संभलने का मौका देना चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की युवाओं के लिए सोच है। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आज देश का नेतृत्व एक अभिभावक के रूप में कर रहे हैं, एक गार्जियन के रूप में कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हमारे युवाओं के पास सपनों को सच करने की अपार क्षमता है, बस उन्हें अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। उनको सहायता करने वाले, सहयोग करने वालों की जरूरत है। और इसी सोच के साथ युवाओं को और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ने आज लाखों युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर दिया है। मेक इन इंडिया ने युवाओं को निर्माण और नवाचार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। डिजिटल इंडिया ने नई तकनीकों के माध्यम से अवसरों की दुनिया युवाओं के सामने खोल दी है। तमाम अवसर आज युवाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर रहा है, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको स्किल मिल रही है। इसी प्रकार खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट ने खेल संस्कृति को भी नई पहचान दी है। आज भारत के खिलाड़ी दुनिया का कोई खेल का मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहे हैं। हर क्षेत्र में आज भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। दिन रात अनवरत रूप से अनेकों प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि युवा मजबूत होगा, सशक्त होगा,
अपने पैरों पर खड़ा होगा, तभी देवभूमि का सर्वांगीण विकास होगा। इसी सोच के साथ राज्य में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास कौशल विकास योजना तक हम युवाओं को न केवल विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दे रहे हैं, बल्कि उनको आर्थिक और तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथ ही हमने स्थानीय जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों को स्थानीय युवाओं की ताकत बनाने का भी संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जो जिन जिलों की पहचान है, उनको बाजार में उपलब्ध कराने का काम हो रहा है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज हमारे राज्य में बने हुए उत्पादों को जो हमारी बड़ी संख्या में हमारे युवा बना रहे हैं, हमारे छोटे उद्यम वाले बना रहे हैं, स्टार्टअप वाले बना रहे हैं, महिलाएं बना रही हैं, उनको आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक पहचान दिलाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, सौर स्वरोजगार योजना, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और बेड इन उत्तराखंड जैसी हमारी तमाम पहलों ने गांव-गांव में युवाओं को अपने घर में ही रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। साथियों, आज हमारी नीतियों का सकारात्मक परिणाम भी आज पूरे देश के सामने आ रहा है। अभी आप सबने एक प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से पलायन पर काम हो रहा है, किस प्रकार से लोग लौट कर आ रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश और दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड के लोग काम कर रहे थे, अपने रोजगार के लिए गए थे, वो वापस लौटकर अपने गांवों को और अपने घरों की वापस आकर अपना काम शुरू कर रहे हैं। यानी कि खुद का रोजगार कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 44% रिवर्स पलायन दर्ज किया गया है। बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आया है। साथियों, यह हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक पहचान दिलाई है। आज हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में हमने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और हम पूरे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। साथियों, युवाओं की भविष्य की रक्षा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए हमने नकल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और हमने स्पष्ट कर दिया कि मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ने वाले युवाओं के अधिकारों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। और इस पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 34,000 से भी अधिक युवाओं को बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, पारदर्शिता के और निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। और मुझे गर्व है कि बीते 4.5 वर्षों में जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दिए गए रोजगारों की तुलना में ये 2 गुना से भी अधिक हैं। अगर पूरे 21 वर्षों की हम बात करें तो 21 वर्षों में 16,000 कुल नियुक्तियां हुई थी और इन सालों में यह आंकड़ा, पिछले 4.5 साल का आंकड़ा 34,000 को भी पार कर गया है। साथियों, एक और हमारी नीति स्पष्ट है, नियत साफ है। दूसरी ओर वे लोग हैं जिन्होंने कई दशकों तक इस देश पर राज किया है। इन लोगों ने वर्षों तक सत्ता में रहकर केवल युवाओं के सामने घोटाले, भ्रष्टाचार और खोखले वादे प्रस्तुत किए। ये लोग आज किस मुंह से युवाओं के हितों की बात करते हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब उत्तराखंड का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा था, जब हमारे राज्य के अनेक स्थान
सीमांत क्षेत्रों के हों, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों के हों या मैदानी क्षेत्रों के हों, वो खाली हो रहे थे, नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे, तब ये लोग कहां थे? ये प्रश्न मेरे मन में आता है साथियों। इनके शासनकाल में सरकारी नौकरियों की नियुक्तियां धांधली और सिफारिशों की भेंट चढ़ जाती थी, पेपर लीक पर लीक होते थे। अभी एक पार्टी के युवराज देहरादून में आए थे और वो झूठ बोल रहे थे वहां। वो कह रहे थे पूरे देश में नकल करने वालों पर या नकल माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कोई मेरा अनऑफिशियल वर्जन नहीं है, ये ऑफिशियल वर्जन है और ये प्रमाण है इस बात के। यहां पर हमारे मेधावी युवा जब मेहनत करते रह जाते थे और पर्चियां बांटकर अपात्रों को नौकरियां दी जाती थी, तब ये लोग कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं। मैं इन लोगों से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब नकल माफिया फल फूल रहे थे, तब इन लोगों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? बार बार पेपर लीक हो रहे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। साथियों, हमारे समय में जब भी कोई शिकायत आई, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और तत्काल हमने कार्रवाई करी है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये लोग अचानक नींद से जाग गए हैं। साथियों, इन्हें अचानक हमारे युवाओं की चिंता सताने लग गई है। आप समझ रहे हैं ना कौन सी चिंता हो रही है? आज फिर से युवाओं को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आज का हमारा जो जैनजी, जिसको इंजी मैंने कहा, हमारा जागरूक युवा, इनके दोहरे चरित्र को, इनकी इस अवसरबाजी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। उत्तराखंड का युवा अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारा युवा जानता है कि कौन उनके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और कौन सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझकर गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है। साथियों, जब हम कहते हैं कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमने किया, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी युवाओं की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, एक और हमारी डबल इंजन की सरकार है जो युवाओं के भविष्य के लिए दिन रात काम कर रही है। दूसरी ओर ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ युवाओं के लिए चुनाव के समय इस्तेमाल किए जाने वाला एक वोट बैंक भर समझ रही है। आप लोगों को फैसला करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आने वाले समय में बिल्कुल सही फैसला करेंगे। सही फैसला करेंगे ना? करेंगे ना? आज के अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके पास असीम ऊर्जा है, आपके पास अपार मेधा है, आपके पास व्यापक तकनीकी है। इसलिए बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और याद रखिए, आपके हर प्रयास में हम आपके साथ ढाल बनकर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, अभी कुछ प्रश्न भी यहां से आए थे। एक धर्मांतरण को लेकर प्रश्न हमारे पीछे एक बहन ने किया था। मैं बताना चाहता हूं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा साजिश है। यहां के देवभूमि के अस्तित्व को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, नुकसान करने के लिए एक घुन की तरह लगा हुआ था। इसलिए धर्मांतरण के खिलाफ हमने कार्रवाई की और सख्त कानून धर्मांतरण का बनाया। आज मैं अभी उधम सिंह नगर से आ रहा हूं, वहां पर इस धर्मांतरण कानून का प्रभाव है कि 1500 से भी ज्यादा लोग जो धर्मांतरित हो गए थे, मतांतरित हो गए थे, वो फिर से अपने मूल धर्म में लौटकर आ गए हैं। और हम आगे भी इसमें सख्ती करने वाले हैं। हमने राज्य का जो हमारा देवत्व है वो किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए, देवत्व को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हमने सख्त, यहाँ जहां धर्मांतरण का कानून बनाया है, दंगा रोकने का कानून बनाया है। हमारा ये प्रश्न आया था कि मदरसा बोर्ड, साथियों हम चाहते हैं
सभी बच्चे चाहे वो किसी वर्ग के हों, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वो ज्ञानवान भी बने, संस्कारवान भी बने और साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जानने वाले बने। यानी कि उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा इस दिशा में जानी चाहिए कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने, विकसित भारत के संकल्प के सहयात्री बनकर विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। उसको लेकर हमने मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, उसको भंग किया है, लेकिन शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा में हमने प्राधिकरण बनाया है साथियों, और उसमें हमने सभी को शामिल किया है। और अब ऐसे जो भी मदरसे चलते हैं, उन मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है निर्धारित, वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जिसमें ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा होगा उसमें ताला लगा दिया जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से अनेकों काम हम कर रहे हैं। आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए थे, मुझे लगता है काफी सारे प्रश्नों का उत्तर आ चुका है, और किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो आप सब लोग मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं, वैसे भी भेज सकते हैं, मेल पर भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा युवा आने वाले भविष्य का केवल नेतृत्व ही नहीं करेगा, केवल लीडरशिप ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपनी मजबूत भागीदारी निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी युवाओं के मंगल भविष्य की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए, कुछ देर भी हमें यहाँ आने में हो गई क्योंकि मैं उधम सिंह नगर में था और वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों में करते करते बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम थे, ट्राइबल्स के कार्यक्रम थे, तो कुछ मैं विलंब से आया, उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।